सबसे पहले कल हम लोगों ने जो ये डिस्कशन किया था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है और ओडीआई क्या है, मेरे को जरा स्पीड में बता दोगी कि क्या होता है? हाँ, बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये होता है कि जो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है वो किसी भी कैपिटल इंस्ट्रूमेंट या तो इंडियन कंपनी के या तो किसी एलएलपी के कैपिटल में इन्वेस्ट करता है। राइट। एफडीआई और एफपीआई में बहुत बेसिक डिफरेंस है। बेसिकली एफडीआई वो होता है अगर कोई पर्सन कैपिटल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहा है अनलिस्टेड कंपनी है, और अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो 10% और मोर ऑफ पोस्ट इशूड पेड अप शेयर कैपिटल, वो भी फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस पे। तो फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस से क्या मतलब था हमारा? अगर कुछ चीजें रिडीम होने वाली है या कन्वर्जन होने वाला इक्विटी का तो वो कंसिडर करने के बाद उसका 10% होना चाहिए। तो लाइक कल हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था कि अगर माइक्रोसॉफ्ट इन्फोसिस में इन्वेस्ट करना चाहता है और इन्फोसिस की 200 करोड़ कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल, 200 करोड़ कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर है और 100 करोड़ कन्वर्टिबल डिवेंचर है। सो इन एग्रीगेट अगर खाली इक्विटी शेयर कैपिटल बोली तो 200 है, लेकिन डाइल्यूटेड बेसिस पे कैपिटल की तो 500 करोड़ होगी। 500 तो उसका 10% जब हम बात करेंगे तो 10% से अगर ऊपर करेगा तो एफडीआई और 10% से नीचे करेगा तो एफपीआई। करेक्ट। तो ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से ही इन्वर्स चल रहा है। और क्योंकि अनलिस्टेड इंडियन कंपनी में एक भी शेयर लिया तो एफडीआई माना जाता है, इसलिए एफपीआई में अनलिस्टेड का कोई रेफरेंस नहीं है। तो अनलिस्टेड कंपनियों में एफपीआई नहीं होगी, उसमें जो कुछ भी होगा एफडीआई होगा। और एफएलए का रूल बोलता है अगर आपकी कंपनी ने एफडीआई ली है तो आप रिटर्न फाइल करो। राइट। अभी ओडीआई की बात करते हैं। ओडीआई रिवर्स चल रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया से अब इंडिया वाले बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उसमें क्या 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 रूट्स थे जो इन्वेस्ट कर सकते थे? ऑटोमेटिक रूट और अप्रूवल रूट। हाँ, और क्या था ये कि किसे कहते हैं हम लोग ओडीआई? बेसिकली ओडीआई किसे कहते हैं? अगर बेसिकली मैंने अपने मतलब आइदर 4 वेज एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर या मार्केट परचेज किया, प्राइवेट प्लेसमेंट किया या थ्रू स्टॉक एक्सचेंज मैंने किसी फॉरेन एंटिटी में इन्वेस्टमेंट किया। बट इम्पोर्टेंट पार्ट इज लॉन्ग टर्म के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो उसको हम लोग बोलेंगे ओडीआई। तो बेसिकली इसमें अगर आप ये देखो तो सबसे पहली चीज है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में पैसा जाता है अपने पास से। इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कर रहा है। फिर वो कैसे कर रहा है? अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटी है तो उसकी कैपिटल में पैसा इन कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन उसके बदले में उसको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। या फिर वो नई कंपनी के, फॉरेन कंपनी के या एंटिटी की बात करते हैं, फॉरेन कोई भी एंटिटी हो सकता है, उसके मेमोरेंडम में वो सब्सक्रिप्शन देता है। या फिर कोई ऑलरेडी बनी हुई कंपनी है जिसके शेयर्स वो मार्केट से लेता है, प्राइवेट प्लेसमेंट से लेता है या स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू लेता है विद ए objective to hold it for a longer period of time, includes JV और WS। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक और मैंने इसमें आगे किया। अब ये देखो चार्ट में, तो सबसे ऊपर था फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फिर जो वेंचर कैपिटल करते हैं वो फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, फिर उसके अलावा जो डेट में इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं, वो अदर इन्वेस्टमेंट, और फिर इन्वेस्टमेंट ऑन नॉन रिपेट्रेबल बेसिस। जब हम एंड तक पहुंचेंगे हम इसके नीचे की सब लेयर्स को हम पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। लाइक अगर हमें एफडीआई के बारे में पढ़े तो हम समझ रहे हैं कि एफडीआई जो है वो कंपनी में हो सकती है, एलएलपी में हो सकती है, और कंपनी में है या इसमें है तो ऑटोमेटिक रूट से, और एलएलपी में तो गवर्नमेंट रूट से बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। राइट। और एफपीआई में एनआरआई, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एफआई, ये सब लोग कर सकते हैं। बाकी जो इंस्ट्रूमेंट है जैसे जैसे आएगा हम इस चार्ट को रिविजिट करेंगे। अब हमने कल फेमा की बात की, फेमा का ऑब्जेक्टिव किया। ठीक है, थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन कर दिया मैंने। हाँ, तो राइट साइड में देख के आप बोल सकते हो कि फेमा का ऑब्जेक्टिव क्या है? Orderly development and maintenance of foreign exchange market, facilitate external trade and payment। राइट। तो ये दो ऑब्जेक्टिव मेन ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए फेमा एक्ट काम करता है। अब उसमें हमने कल देखा था रोल ऑफ आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में क्या था?
हाँ, तो आरबीआई का रोल कौन से इंस्ट्रूमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल कौन से इंस्ट्रूमेंट में लगेगा? तो बेसिकली आरबीआई रेगुलेशंस बनाता है, कोई भी क्लास और क्लासेस ऑफ कैपिटल अकाउंट और डेट इंस्ट्रूमेंट में इंक्लूड होते हैं, बट ठीक है, सीधे डेट इंस्ट्रूमेंट को इंक्लूड नहीं करेगा, बट वो सिर्फ रूल्स बनाएगा, रेगुलेशंस आरबीआई बनाएगा, रूल्स सीजी बनाएगा। सीजी बनाएगा, राइट। तो ये बेसिक था, ये स्लाइड में हमने कल जब डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्टिव है ऑर्डिनरी डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट। और ये कब हुआ था? 1 जून 2000 को ये फेमा एक्ट इनफोर्स में आया था। फिर हमने कहा कि अरे आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही एजेंसीज रूल बना रही है, रेगुलेशंस बना रही है। सो हमने कहा था रूल्स रास्ता बनाएंगे, लेकिन उसके अंदर एक्चुअल कैसे चलना है वो रेगुलेशंस बताएंगे। तो रेगुलेशंस ज्यादातर प्रोसीजरल नेचर्स के होंगे। हाँ, तो एक्ट और रूल जो है वो सब्सटेंशियल लॉ की बात करेंगे, और रेगुलेशंस उसके अंदर कैसे काम करना है, डे टू डे क्या उसमें फाइलिंग है, क्या कंप्लायंसेस है, वो उसकी बात करेंगे। हाँ, उसके बाद कल हम बात कर रहे थे अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस की। सो हमने कल बात किया कि फेमा में 7 चैप्टर्स हैं, राइट। अभी राइट साइड से हम देखते हैं, कल हमने लेफ्ट साइड पढ़ा था, अभी राइट साइड देखते हैं। 49 टोटल 49 सेक्शंस है फेमा में, जिसमें से 1 to 9 जो है सब्सटेंशिव है, दैट मींस वो लॉ बता रहे हैं, और 10 से लेके बैलेंस जितने भी है वो प्रोसीजर या एडमिनिस्ट्रेटिव है, कि मतलब उनका एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का क्या रूल्स रहेंगे, क्या रेगुलेशंस रहेंगे, उस बारे में। उसकी अभी समरी देखो नीचे। सेक्शन 1 एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट है, और सेक्शन 2 है डेफिनेशन। सेक्शन 3 to सेक्शन 9 डील्स विद करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस एंड कैपिटल अकाउंट रेगुलेशंस। तो कल अपन ने जब डिस्कशन किया था, तो हमने क्या बोला था कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या है, अगर याद है थोड़ा तो? को याद नहीं है। अच्छा, कैपिटल अकाउंट में हमने ये बोला था कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, अगर आपके हाथ में $1 लाख दिए जाए, करेक्ट याद आया। हाँ, तो उसमें से कौन सी ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट की होगी और कौन सी कैपिटल अकाउंट की होगी? कैपिटल अकाउंट बेसिकली बैलेंस शीट, अगर मैं कोई एसेट परचेज करती हूँ तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होगा। हाँ, अगर आप कोई लाइबिलिटी इंकर करते हो तो भी होगा, अगर आपने कोई गारंटी दी कंटीजेंट लाइबिलिटी की तो वो भी कैपिटल होगा। लेकिन अगर आप ट्रेड में खर्चा कर रहे हो, हाँ, जैसे P&L की आइटम्स रहती हैं, सेल, परचेज, सप्लाई, तो उससे बैलेंस शीट पे फर्क नहीं पड़ेगा, उससे प्रॉफिट और लॉस आता है। करेक्ट। तो उस टाइम पे जब आप फॉरेन एक्सचेंज स्पेंड करते हो तो उनको बोलते हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। लेमैन में बोल रहे हैं, प्रैक्टिकली जब वो डेफिनेशन आएगी तब हम उसको करेंगे। लेकिन यहाँ सेक्शन 3 to 9 जो है वो किस चीज से डील कर रहा है? कैपिटल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, कि उनके लिए क्या रूल रेगुलेशन लगते हैं। फिर सेक्शन 10 to 12 क्या डील कर रहा है? ऑथराइज पर्सन। अब ये आरबीआई खुद तो सब काम करती नहीं। अब डे टू डे अगर आपका भी पैसा है, FIRC आता है, जब पेमेंट आती है, तो आप किसके पास जाते हो? एडी बैंक के पास, कि हमारा ऑथराइज डीलर कौन है। लाइक अगर आपको पैसा आया, कोई भी किसी ने इन्वेस्ट किया, तो सबसे पहले आप मांगते हो कि मुझे FIRC चाहिए, फॉरेन इनवर्ड रिमिटेंस सर्टिफिकेट। वो कौन देता है आपको? आपका बैंक देता है। जो बैंक कौन है? जो हर बैंक नहीं दे सकता, जो ऑथराइज डीलर है, जिसने आरबीआई से परमिशन ली हुई है फॉरेन एक्सचेंज में डील करने की, और आपने उसको डेजिग्नेट किया है। क्योंकि जब भी आप कोई अकाउंट खोलते हो तो आप वो स्पेसिफाई करते हो कि हम फेमा के लिए खोल रहे हैं कि अदर पर्पस के लिए खोल रहे हैं। क्योंकि फेमा के लिए खोलना है तो ऑथराइज डीलर के थ्रू ही कराना पड़ेगा। तो ये तो एक कैटेगरी हुई ऑथराइज डीलर की। उसके अलावा कौन हो सकते हैं? अभी आपको यूएस जाना है तो आपको डॉलर्स चाहिए, तो डॉलर आपको कोई भी आदमी दे देता है कि कोई पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड पर्सन ही देता है? पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड पर्सन। तो उन लोगों को बोलते हैं मनी चेंजर, जो मनी को चेंज करते हैं। ओके, राइट। आप डॉलर ले जाओ, रुपीज देंगे, रुपीज ले जाओ, आपको पाउंड देंगे, तो उनको हम बोलते हैं मनी चेंजर्स। ठीक है। उसके अलावा ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स हैं, ये भी डिटेल में जब इसके प्रोविजन आएंगे 10 to 12 में, तो हम उसको एनालाइज करेंगे। फिर 13 से 38 अगर आपने कंट्रावेंशन करी, पेनल्टीज क्या लगेंगी, अपील कैसे करोगे, और 39 to 49 अदर प्रोविजंस। और ये 49 जो प्रोविजंस है ये डिवाइडेड है 7 चैप्टर्स में। राइट। तो अपना लिस्टिंग रेगुलेशन जो है वो भी चैप्टर वाइज चलता है, कि चैप्टर 1 2 3, फिर चैप्टर 4 इसको लगेगा, चैप्टर 5 इसको नहीं लगेगा। तो फिर हमारे को जो चैप्टर नॉट एप्लीकेबल है हम नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते। हाँ, तो उतना हमारा काम इजी हो जाता है जब ये चैप्टर वाइज बांट देते हैं।
और उसमें से ये बोलते हैं कि ये चैप्टर किसी और को एप्लीकेबल है। हाँ। फिर हमने कहा इसके अलावा क्या रूल्स एप्लीकेबल प्रोविजंस है फेमा एक्ट के अलावा, जब हम एफडीआई की बात करते हैं और फेमा के रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं। तो हमने कल पहला पढ़ा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स। सो एनीथिंग विच इज नॉट ए डेट दैट इज प्रेरोगेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए। करेक्ट। तो इसलिए रूल्स, और उसके अंदर ही मोड ऑफ पेमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट। तो दो चीजें बोल रहा है। मोड ऑफ पेमेंट का मतलब है ये रूल्स क्या डील करेंगे कि आपको वो पैसा कैसे लेना है, क्या यूटिलाइज करना है, और उसकी रिपोर्टिंग करना कि जब आपको पैसा आया तो कब रिपोर्ट करना है, पहले करना है, बाद में करना है, क्या फॉर्म्स में करना है, वो ये रेगुलेशंस बताएंगे। दैट मीन्स प्रोसीजरल मैटर आपको रेगुलेशन बताएंगे, और सब्सटेंशियल मैटर रूल्स में लिखा रहेगा। जब हम ये रूल्स करेंगे तो अभी आपको भी और मुझे भी नहीं पता उस रूल्स में क्या लिखा हुआ है। करेक्ट। लेकिन जब हम कर लेंगे देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। उसके बाद अगला है डेट इंस्ट्रूमेंट रेगुलेशंस। अब डेट इंस्ट्रूमेंट में अगर आप पीछे जाओ, हमने कैटेगरी देखी थी अदर इन्वेस्टमेंट, एनसीडीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये तो डेट हो गया। एनसीडीज प्योर डेट कि आपको देना है और बाद में कन्वर्ट नहीं होगा, आपको पैसा वापस करना है, वापस लेना है। तो डेट की जो कल हमने एग्जांपल दिया था कि हम आपके आजीवन ऋणी रहेंगे, तो आजीवन ऋणी हम इक्विटी में रहेंगे, डेट में वो पैसा वापस करना पड़ेगा, राइट। तो ये थर्ड कैटेगरी, ये जो है अदर इन्वेस्टमेंट में आ रहा है, ये इनके ऊपर कहीं ना कहीं ये डेट रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे। यस। और पहले दो में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जहां शेयर्स इन्वॉल्व है या ये वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, तो कहीं ना कहीं ये नॉन डेट वाले रूल्स एप्लीकेबल होंगे हमको। राइट। उसके बाद सेक्शंस का अरेंजमेंट हम लोगों ने पढ़ा। फिर हमने कल बात की कि कंसोलिडेटेड एफडीआई पॉलिसी होती है। सो सबसे पहले अगर किसी को एफडीआई करना है तो कौन सी बुक उठा के देखेगा? सबसे पहले फेमा पढ़ेगा। फेमा में उसको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ ब्रॉड प्रोविजन मिलेंगे। फिर वो पॉलिसी देखेगा कि क्या मैं पॉलिसी के हिसाब से एलिजिबल हूं कि नहीं हूं। सो ये पॉलिसी दोनों रिस्ट्रिक्शंस डाल रही होंगी, इन्वेस्टर पे भी और इन्वेस्टी पे भी, कि अगर कि कौन कौन सी क्लास ऑफ कंपनीज हैं जो इन्वेस्टमेंट ले सकती हैं, और कौन कौन सी क्लास ऑफ कंपनीज है जो इन्वेस्टमेंट दे सकती हैं और किस लिमिट तक दे सकती हैं। करेक्ट। तो कल हमने जब एफडीआई पॉलिसी देखी थी तो उसमें ऐसे सेक्शंस दिए हुए थे कि प्रिंट मीडिया है तो 26% तक ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो वी विल कम टू नो अबाउट दैट। करेक्ट। राइट। यहाँ तक हम लोगों ने कल बेसिकली किया था। फिर हमने फेमा की बात की थी। ये देखो छोटा सा भी राइट साइड में, आई थिंक सब इजी समझ आएगा। यस। तो यहाँ पे आपको पूरा ये संसार दिख रहा है, उसमें छोटा सा इंडिया दिख रहा है। हाँ। और ऊपर कहीं ब्रांच, कहीं ऑफिस, कहीं एजेंसी दूर देशों में दिख रही है। करेक्ट। लेकिन इन सब का जो कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, अगर आप एरो देखोगे तो इन सब के ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है इंडिया से। राइट। तो हमने जब फेमा की एप्लीकेबिलिटी की बात की तो हमने कहा पहले जो पूरा इंडिया ग्रीन हुआ पड़ा है, तो ये ग्रीन मतलब है पूरा का पूरा फेमा से कवर्ड है। करेक्ट। ठीक है। जो छोटा सा पोर्शन नहीं कवर है वो पॉलिटिकली दूसरी जगह है, अदरवाइज वो भी कवर होता, एक लाइट ग्रीन है। करेक्ट। उसके बाद हमने कहा कि पूरे इंडिया में फेमा कवर है, होल ऑफ इंडिया। फिर हमने कहा आउट ऑफ इंडिया अगर कहीं पर भी कोई ब्रांच है, कोई ऑफिस है, कोई एजेंसी है जो इंडिया से कंट्रोल हो रही है, राइट, तो उसके ऊपर भी फेमा लगेगा। और फिर इस ब्रांच, ऑफिस और एजेंसी ने अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन करी तो उसके ऊपर भी फेमा लगेगा। करेक्ट। राइट। एक मिनट, घर में कुछ फोन आना हुआ। ठीक है। कोई पिल्लू दूसरे पिल्लू पे चढ़ पड़ा है। I have four dogs at home. Oh wow. And 40 at my farm house. 40 at your farm house? Yes. I think we should talk this after session. ठीक है। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेबिलिटी क्लियर है एकदम कि फेमा की एप्लीकेबिलिटी क्या है? यस। अभी लेफ्ट में हमने पढ़ा था कि अगर राइट मूव दुबई में है और उसका ओनर दुबई का ही है तो क्या एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा।
फिर अगर दुबई में है और ओनर इंडियन कंपनी है तो होगा, हाँ फेमा एप्लीकेबल होगा क्योंकि वो कंट्रोल Yes. फ्रॉम इंडिया हो रहा है। फिर अगर कोई इंडिविजुअल कंट्रोल करके बैठा है राइट मूव दुबई को तो भी होगा। हाँ होगा। और अगर इंडियन किसी कंपनी में कोई दुबई वाला पैसा डाल के बैठा है तो क्योंकि वो ग्रीन पोर्शन के अंदर कवर्ड है इसलिए फेमा उसके Correct. ऊपर एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबल होगा। राइट। राइट। अभी हम बढ़ते हैं आगे। कल हम डेफिनेशन शुरू कर रहे थे, सो अभी हम डेफिनेशंस Yes. की बात करते हैं। अभी इसके हाँ। अंदर मैंने कौन सी डेफिनेशंस नहीं ली हैं, मैंने Okay. वो डेफिनेशन नहीं ली कि व्हाट डू यू मीन बाय आरबीआई, व्हाट डू यू मीन बाय अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो कि वन लाइनर है और जो पढ़ने के साथ ही आपको समझ आ जाएंगी। Got it. तो जो पर्टिकुलर डेफिनेशंस जो हम आगे स्टडी करेंगे जहाँ पे ये वर्ड बार बार आएंगे तो वो डेफिनेशंस मैंने यहाँ पर कवर किए हैं, पर सब्सटेंशियल यही है। इसके अलावा अगर कोई ट्रांजेक्शन रहेगी वो आप देखते ही आपको समझ आ जाएगी। करेक्ट। ठीक है, तो जिसमें जरा सा भी एक्सप्लेनेशन पॉसिबल था वो हम लोगों ने इधर कवर कर लिए। सो ऐसा नहीं है कि सिलेक्टिव है तो क्या पता क्या छूट गया। सो जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो यहाँ पर कवर्ड है। हाँ। सबसे पहले वर्ड यूज होता है फेमा में ऑथराइज पर्सन। हाँ। तो उसमें मैंने क्या बोला, ऑथराइज डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट और एनी अदर पर्सन ऑथराइज अंडर सेक्शन 10(1) किस लिए, टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो तीन चार, एक ऑथराइज डीलर मैंने आपको समझाया था एग्जांपल से कैसे दिया। हाँ। मनी चेंजर आपको बताया। ठीक है, ऑफशोर मतलब जो आउट ऑफ इंडिया कोई बैंकिंग यूनिट है और जो डील कर रही है करेंसीज में। और फिर उसके अलावा भी कोई और कैटेगरी ऑफ पर्सन्स हैं जो सेक्शन 10(1) में ऑथराइज किए हैं किस चीज में डील करने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज में और फॉरेन सिक्योरिटी में। फॉरेन एक्सचेंज। तो अभी मैं सबसे पहले पूछूंगा आपसे, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज। अभी हम फेमा पढ़ रहे हैं ना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो हम किसको कहेंगे फॉरेन एक्सचेंज? बेसिकली इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसीज, फॉरेन एक्सचेंज और ट्रेडिंग। वो तो एक्टिविटी इन फॉरेन एक्सचेंज होगी। इनफ्लो और आउटफ्लो जब हो रहा है तो वो तो प्रोसीजर हो गया ना। आप एक्टिविटी कर रहे हो कुछ फॉरेन एक्सचेंज को लेके, या तो आप उसको लेके जा रहे हो या लेके आ रहे हो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है। अगर हम कह रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करेगा, सो नॉर्मल भाषा में अगर हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज तो आप कहोगे डॉलर्स को फॉरेन एक्सचेंज बोल देंगे, करेंसीज को फॉरेन एक्सचेंज बोल देंगे, राइट। नॉर्मल भाषा में कैसे बात करते हैं, राइट। हाँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज इंडियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितने हैं, सो जनरल लैंग्वेज में आप यही बोलोगे कंपनी के इंडिया के पास कितने डॉलर्स हैं। हाँ। या अगर मैं आपको बोलूं आपको फॉरेन एक्सचेंज की हेजिंग करनी है तो आप बोलोगे हमारा एक्सपोजर इतना डॉलर का है तो हम इसके अगेंस्ट में इतना हम हेजिंग कर रहे हैं। करेक्ट। लेकिन ये तो हुई लेमैन की लैंग्वेज जिसमें हमने सिर्फ बोला फॉरेन करेंसी इज फॉरेन एक्सचेंज, आपने इक्वल किया। हाँ। तो क्या है एक्चुअल में फॉरेन एक्सचेंज, ये देखो राइट साइड में क्या क्या कवर है उसमें। फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूड्स फॉरेन करेंसी, राइट। उसके अलावा डिपॉजिट्स, डिपॉजिट मतलब पैसा जमा किया हुआ है, क्रेडिट्स उधार, एंड बैलेंस पेबल जो पैसा देना है इन फॉरेन करेंसी। सो ये फॉरेन करेंसी फिजिकल थिंग्स होगी, आप इसको काउंट कर सकते हो, राइट। करेक्ट। क्योंकि करेंसी नोट्स हैं, आपको हाथ में ले सकते हो, मुझे फॉरेन करेंसी दो। तो जनरली हम लोग फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन करेंसी को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं आम भाषा में, करते हैं। हाँ करेक्ट। लेकिन उससे थोड़ा सा ज्यादा है। वो ये बोलता है इसके अलावा अगर कोई डिपॉजिट, कोई क्रेडिट या कोई बैलेंस आपको फॉरेन करेंसी में पे करना है, लाइक एग्जांपल देता हूँ, आपने किसी से कोई मशीन खरीदी। अब ये मशीन का पैसा आप दो तरीके से दे सकते हो, आप इंडियन रुपीज में दे सकते हो या यूएस डॉलर में दे सकते हो। करेक्ट। अगर मशीन का पैसा आपने फॉरेन से खरीदा लेकिन पैसा इंडियन रुपीज में देना है, सो वेदर फेमा इज अट्रैक्टेड, नो। मशीन फॉरेन की है लेकिन पैसा आप इंडिया में दे रहे हो बिना फॉरेन करेंसी को इन्वॉल्व किए। ओके। आप कोई फॉरेन एक्सचेंज ड्रॉ नहीं कर रहे हो, आपने एग्रीमेंट ये किया कि हम रुपीज देंगे, आपके पास बैंक में पैसा पड़ा था, चेक काट के दे दिया। तो कहीं से कोई फॉरेन एक्सचेंज फ्लो हुई नहीं। फॉरेन एक्सचेंज कहाँ फ्लो हुई होगी, जब वो आदमी जिसने ये फॉरेन की मशीन इंडिया में लाया होगा
उसने जो बाहर के आदमी को पैसा दिया होगा तो उस स्टेज पे फॉरेन हाँ। एक्सचेंज मूव की होगी, लेकिन आपकी स्टेज पे तो नहीं मूव हुई। नहीं नहीं लेकिन हुआ। वही ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आपको वो पैसा, हाँ, हम्म। अगर आपको उसको यूएस डॉलर में देना था, सो दैट विल बी ट्रीटेड एज फॉरेन एक्सचेंज। अभी हम करेक्ट। खरीदते हैं, अभी पेट्रोल खरीदना किसी कंपनी में लगता है या कोई मशीनरीज हाँ। लगती हैं, और आप डॉलर्स में पे कर रहे हो और आपकी लाइबिलिटी डॉलर्स में खड़ी है। सो अगर आप देखोगे हाँ। आपकी कंपनी में भी अगर फॉरेन एक्सचेंज है तो आपके यहाँ पे फॉरेन है। एक्सचेंज मूवमेंट के लिए भी कुछ फंड्स प्रोविजंस होते रहेंगे, हाँ। क्योंकि जब अमाउंट फॉरेन एक्सचेंज में देनी है तो उसकी वैल्यू हमेशा चेंज करती रहेगी। आपके अकाउंट्स बनते हैं करेक्ट। इंडियन करेंसी में। हाँ। अगर आपने जिस दिन कोई मशीन ली उस दिन आपको $100 देने हाँ। थे, ठीक है, $100 का उस दिन रेट 40 रुपीज था। हाँ। अगर तो आपको रुपीज में देनी थी ये ट्रांजेक्शन तो 40,000 रुपीज फिक्स था, एक करेक्ट। महीने हाँ। बाद आपको 40,000 देना था। लेकिन जब आपको हाँ। डॉलर देना है और एक महीने बाद $100 देने, तो उस दिन का जो रेट है उसके हिसाब से आपको डॉलर हाँ। परचेज करने पड़ेंगे फ्रॉम करेक्ट। ऑथराइज डीलर, क्योंकि आपकी हाँ। जो इंडिया में तो कोई भी आदमी रुपीज में ही डील करता है, तो उसके पास यस। डॉलर कहाँ से आएंगे पेमेंट देने के लिए। सो वो क्या करेगी कंपनी, वो फॉरेन एक्सचेंज ड्रॉ करेगी ऑथराइज डीलर से और सामने पेमेंट करेगी। करेक्ट। तो यहाँ पर वो जो लाइबिलिटी जो फॉरेन करेंसी में रिप्रेजेंटेड थी, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज फॉरेन एक्सचेंज। समझा। तो अगर मैं आपसे पूछूं आपकी कंपनी में फॉरेन एक्सचेंज का एक्सपोजर कितना है, तो आप बोलोगे मेरे पास इतने करेंसी नोट पड़े हैं, फॉरेन करेंसी पड़ी है और मेरी इतनी फॉरेन एक्सचेंज लाइबिलिटी है। हाँ। हम इवन डायरेक्टर रिपोर्ट में भी, इफ यू रिमेंबर, हम लोग डिफाइन करते हैं कि हमें फॉरेन इनकम हाँ। कितनी की और फॉरेन एक्सपेंडिचर कितना किया। करेक्ट। तो ये दोनों चीजें वो गवर्नमेंट मॉनिटर करने के लिए करती है कि कोई भी कंपनी नेट अर्नर है कि नेट स्पेंडर है। हाँ। समझा। उसके बाद अगला पोर्शन फॉरेन एक्सचेंज में क्या है, ड्राफ्ट्स। टीसी क्या होता है, ट्रेवलर चेक्स। ओके। जब आप घूमने जाते हो तो यहाँ से आप बैंक को इंडियन रुपीज देते हो और वो आपको एक हाँ। क्रेडिट कार्ड का टाइप का, एक चेक टाइप का देता है, जो आप फॉरेन में जाके आप उसको करेंसी ले सकते हो उसके बदले में। हाँ। तो वो है ट्रेवलर चेक। करेक्ट। फिर लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, क्रेडिट, बैंक गारंटी। ड्रॉन इन इंडियन करेंसी लेकिन पेबल इन फॉरेन करेंसी। दैट तो मीन्स, यहाँ होगा बट पे फॉरेन में होगा। मतलब इंडियन आदमी अगर किसी बाहर वाले को दे रहा है और जहाँ हाँ। पे बैंक को इंडियन में पैसा देगा लेकिन बैंक बाहर फॉरेन एक्सचेंज में देगा पेमेंट। हाँ। लाइक बहुत सिंपल एग्जांपल, ट्रेवलर चेक। आप अपने बैंक करेक्ट। अकाउंट में जो रुपीज में पड़ा है उसको बोलते हैं मुझे 1 लाख का ट्रेवलर चेक दे दो। सो वो आपको बोलेगा कौन सी करेंसी में, तो आप उस करेंसी का डिनोमिनेटेड चेक ले लोगे। आजकल उसकी जगह हाँ। फॉरेक्स क्रेडिट कार्ड भी आ गए करेक्ट। कि आपने पैसा दिया, बैंक ने आपको मल्टी करेंसी कार्ड दे दिया। वो कार्ड हाँ। जब आप इंडिया से बाहर जाओगे एटीएम में, तो जो भी करेंसी चाहिए वो आपको बाहर निकलती है। हाँ। तो ये जो चेक था वो पेबल था, ड्रॉन था रुपीज में, आपने पैसा दिया हाँ। रुपीज में, लेकिन कन्वर्ट हो हाँ। रहा है फॉरेन करेंसी में। फॉरेन में। सेम उसका ही रिवर्स है कि बाहर वालों ने ड्रॉ किया है फॉरेन एक्सचेंज में, करेक्ट। लेकिन हाँ। पेमेंट हो रही है इंडियन में। तो आपको ट्रेवलर इंडियन चेक में। आया यूएस डॉलर का, आप इंडियन में ओके। गए और उसके बदले में कैश ले लिया, हाँ। राइट। समझा। राइट। सो फॉरेन एक्सचेंज जो पूरा पूरा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, ये हाँ। 1 2 3 4 ये चारों चीजों को एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल। ओके, गॉट इट। ठीक है, अब हमने पहला कंसेप्ट समझा। पढ़ा फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है। हाँ। अब इस यहाँ पे सेकंड कंसेप्ट था फॉरेन सिक्योरिटी क्या है। हाँ। तो अभी फॉरेन सिक्योरिटी क्या है जनरली आपकी लैंग्वेज में, इंडियन सिक्योरिटी क्या होगी। अगर मैं बेसिकली। हाँ, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इंडियन सिक्योरिटी में डील करते हो, अगर आज आपकी कंपनी इंडियन सिक्योरिटीज में डील करती है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपकी कंपनी क्या क्या करती है। इक्विटी, डिबेंचर्स, हम्म कमर्शियल पेपर। चलो आगे बढ़ो। ये देखो फॉरेन सिक्योरिटी रेगुलेशन सेक्शन 2E मींस एनी सिक्योरिटी। ठीक है, आगे टाइम मिला नहीं इसलिए मैंने आगे पिक्चर्स बनाई नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अच्छा। ये सब ये फ्रेम्स में भी ऐसी पिक्चर्स आएंगी जिससे अपने को हाँ, समझने में इजी रहेगा। इजी रहेगा। और बाद में हो जाएगा तो फिर मैं शेयर कर दूंगा आपको। ओ, थैंक यू। हाँ ठीक है, तो फॉरेन सिक्योरिटी मींस एनी सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, स्टॉक्स। हाँ, Bonds? स्टॉक्स क्या होता है।
अगर कंपनी एक्ट की डेफिनेशन बोलो तो शेयर इंक्लूड स्टॉक. So what is stock? I think stock is bunch of equity shares or something. ठीक है, बहुत आसपास हो. स्टॉक का कंसेप्ट 1956 में चलता था. वहां पे क्या था कि कोई भी आदमी अपने सब सर्टिफिकेट जो है शेयर्स के कंपनी को देके कंसोलिडेटेड बियरर इंस्ट्रूमेंट ले लेता था. तो स्टॉक जनरली बियरर इंस्ट्रूमेंट्स थे जो होते रहते थे, और जब भी रिकॉर्ड डेट होती थी तो कोई आदमी उसको कंपनी में जमा करा के उसके बदले में शेयर ले लेता था. तो इसमें आपको जो ट्रांसफर स्टैम्प ड्यूटी और वो सब नहीं लगता था. जिसके हाथ में स्टॉक है वो उसका मालिक है. समझा. ये 1956 का कंसेप्ट है कि स्टॉक्स क्या होता है. बॉन्ड्स, डिवेंचर्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट डिनोमिनेटेड और एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी and include securities expressed in foreign currency, but where redemption or any form of return such as interest or dividend is payable in Indian currency. तो सबसे पहले तो एक फॉरेन सिक्योरिटी क्या हुई कि गूगल के शेयर्स की बात करो. गूगल का शेयर का सर्टिफिकेट कैसा होगा? गूगल का सर्टिफिकेट जब बनेगा, अगर आप गूगल की कंपनी सेक्रेटरी हो तो उसके शेयर सर्टिफिकेट पे फेस वैल्यू क्या लिखोगी? रुपीस लिखोगी कि डॉलर लिखोगी? डॉलर. तो वो डिनोमिनेटेड इन विच करेंसी हो गया इंडिया के कंटेक्स्ट में. तो ये पहली लाइन हुई. डिनोमिनेटेड और एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी. और फिर ये कह रहा है ऐसी सिक्योरिटीज भी कवर्ड है फॉरेन सिक्योरिटी की डेफिनेशन में जो एक्सप्रेस तो है फॉरेन करेंसी में, लेकिन उनका रिडम्पशन जब पेमेंट होगी या उसका इंटरेस्ट डिविडेंड जो है वो इंडियन करेंसी में मिलेगा. करेक्ट. क्योंकि आप अगर ये बोलो कि सर हमारा तो डॉलर में है लेकिन पेमेंट इंडियन में होने वाली है और तो इसलिए ये इंडियन करेंसी है. अभी कोई समझदार आदमी आया, उसने बोला कि अगर पहली दो लाइन की डेफिनेशन थी कि फॉरेन सिक्योरिटी में सिक्योरिटी एक्सप्रेस इन फॉरेन करेंसी, तो वो क्या बोलेगा? ठीक है सर, मेरी करेंसी में आज डॉलर में इश्यू कर रहा हूँ लेकिन पेमेंट और ये सब इंडियन करेंसी में होगी, सब तो ये इंडियन करेंसी इंडियन सिक्योरिटी होगी. तो नहीं, ऐसा नहीं है. डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, एक्सक्लूसिवली उसका डिविडेंड भी आपको फॉरेन में मिल रहा है. और सेकेंडली, अगर डिविडेंड, इंटरेस्ट या रिडम्पशन इंडियन रुपीज में हो रही है लेकिन एक्सप्रेस्ड फॉरेन करेंसी में, तो वो भी फॉरेन सिक्योरिटी होगी. क्लियर है? समझा. तो मेरे को एक्सप्लेन कर दो जरा फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी. बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन करेंसी के साथ बहुत बार इंटरचेंजेबल होता है, बट वो कंसेप्ट बहुत वाइड है. उसमें लेटर ऑफ क्रेडिट, ट्रैवलर्स चेक, बैंक गारंटी जो इंडियन करेंसी में ड्रॉ हुए हैं बट पेएबल फॉरेन करेंसी में है, या फिर वाइस वर्सा जो पेएबल इन इंडियन करेंसी है. उसके अलावा डिपॉजिट, क्रेडिट्स एंड बैलेंस पेएबल इन फॉरेन करेंसी भी फॉरेन एक्सचेंज में इंक्लूड होता है. ठीक है, तो ये हो गया फॉरेन एक्सचेंज. तो एकदम क्लियर डेफिनेशन है इसकी. और फॉरेन सिक्योरिटी में जब हम बात करेंगे तो फॉरेन सिक्योरिटी में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है, शेयर, स्टॉक, डिबेंचर्स, बट उसका डिनोमिनेशन फॉरेन करेंसी में होना चाहिए. बट अगर कोई सिक्योरिटी है जो फॉरेन करेंसी में है बट उसका रिडेम्पशन या उस पर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इंडियन रुपी में पे होने वाला है, तो भी उसको फॉरेन सिक्योरिटी मानेंगे. राइट. अब ये कंटेक्स्ट हमने क्यों पढ़ा था फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी का? हम पढ़ रहे थे ऑथराइज्ड पर्सन. करेक्ट. तो ऑथराइज्ड पर्सन आप पढ़ो क्या है, हु इज ऑथराइज्ड पर्सन? Authorized dealer, money changer, offshore banking unit, or any person authorized under section 10(1) to deal in forex or foreign security. So अगर कोई फॉरेन सिक्योरिटीज में डील कर रहा है उसको भी ऑथराइज्ड पर्सन मानेंगे. अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रहा है तो उसको भी मानेंगे. और फॉरेन एक्सचेंज में इसलिए ऑथराइज्ड डीलर ज्यादा बड़ा हो गया क्योंकि फॉरेन करेंसी लोन लेना है तो कौन देगा? मनी चेंजर तो देगा नहीं आपको, कोई बैंकिंग यूनिट ही देगी. अगर आप फॉरेन से लोन ले रहे हो तो कोई तो बैंकिंग यूनिट इन्वॉल्व हो जाएगी बीच में. करेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस. हाँ, एक बार देख दो. हाँ. Means a transaction which alters the asset or liabilities, including contingent liability outside India of person resident in India, or asset or liability in India or resident outside India,
and includes transaction referred to subsection 3 of section 6. ठीक है, सो बेसिकली आप राइट साइड में देखो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए वो बोल रहा है कि सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए कि वो ऑल्टर करनी चाहिए असेट को या लाइबिलिटी को। अगर आज के दिन में आप अपनी असेट या लाइबिलिटी की बात करो कि मेरे पास घर है और मेरा बैंक से लोन है, तो अगर कोई भी ट्रांजेक्शन करती हो जो असेट साइड को अफेक्ट करती है या लाइबिलिटी साइड को अफेक्ट करती है, कि आपकी असेट बढ़ जाती है या लाइबिलिटी कम या ज्यादा हो जाती है, इंक्लूडिंग कंटीजेंट लाइबिलिटीज। तो अगर कंटीजेंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं, आप कोई गारंटी देते हो, श्योरिटी स्टैंड करते हो, बैंक गारंटीज अगर आपने दी या ली, तो ये दोनों केसेस में असेट या लाइबिलिटी पे फर्क पड़ेगा, तो वो भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस मानी जाएंगी। मानी जाएगा, हाँ। किसकी? अब यहाँ पे दो चीजें, हाँ। अगर कोई प्रॉपर्टीज असेट लाइबिलिटी आउटसाइड इंडिया है तो वो किसकी होंगी? जो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। तो लेफ्ट साइड में जो लिखा है आउटसाइड इंडिया, तो ये लोकेशन है असेट लाइबिलिटी कंटीजेंट लाइबिलिटीज की। किसकी? जो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है। हाँ। और राइट साइड पे उसका एकदम रिवर्स है, जो बाहर आदमी रहता है उसने इंडिया में अगर कोई असेट या लाइबिलिटी क्रिएट की है और उसके अंदर कोई चेंज हो रहा है, तो वो ट्रांजैक्शन क्या मानी जाएगी? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। कैपिटल अकाउंट। तो दैट मीन्स अगर आप यहाँ बैठे बैठे फॉरेन की अपनी कोई दुबई में बिल्डिंग खरीदते हो, तो आपकी फॉरेन असेट्स जो है आउटसाइड इंडिया और आप वो पर्सन रेजिडेंट इंडिया, वो चेंज होगी। वो चेंज होगी तो इसलिए वो ट्रांजैक्शन क्या बनी? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। कैपिटल अकाउंट। अगर आपने यहाँ बैठे बैठे फॉरेन से कोई लोन लिया तो आपकी फॉरेन लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी। हाँ, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपने इंडिया में कोई लोन लिया तो क्या ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होगी? नहीं ना। आपने इंडिया में कोई असेट बनाई तो वो नहीं होगी, नहीं। राइट। अब कोई पर्सन जो बाहर रहता है, कोई लंदन में रहता है, उसने इंडिया में घर खरीदा, तो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होगी क्योंकि वो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है और प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया है। सेम उसने इंडिया से कोई लोन लिया या इंडिया से कोई बैंक गारंटी ली जहां पे उसकी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है, तो ये दोनों जो है वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। एंड आल्सो इंक्लूड्स ट्रांजैक्शन रेफर्ड इन सबसेक्शन 3 ऑफ 6। ठीक है, तो अभी हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अगर हम 6(3) को अभी ना देखें तो ये आधा अधूरा रह जाएगा। तो मेरा बोलना है हमें इसी स्टेज पे सेक्शन 6(3) पे जाना चाहिए। तो थोड़ा सा आगे चले। चलो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, चलो पढ़ो एक बार क्या कहता है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, पहले सबसेक्शन 2 पढ़ लेना चाहिए। Any person may sell or draw foreign exchange to or from an authorized person for a capital account transaction. अच्छा एक मिनट रुको ना, अभी ये आई थिंक 2 मिनट ही रुक रहे हैं, तो एंड करते हैं, रीज्वाइन करो और फिर ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को स्टार्ट से शुरू करते हैं। ठीक है, मैं एंड करता हूँ इसको।